वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे जो ए इनवर्स हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आई होप आप लगाए होंगे। आइए चलते हैं कि देखते हैं इसका आंसर और लगाने का प्रोसेस क्या जो हम लगा रहे हैं उस तरह से है, और कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा हो या नहीं लगा हो तो ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 1, यदि A 0 1 2 और 1 2 3 एंड 3 1 1, ये क्वेश्चन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, निकालना क्या था, तो ए इनवर्स का मान निकालें। तो क्या निकालना था, तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन का सलूशन किस तरह से आप करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप डिटरमिनेंट इसका निकाल लें और ये देखें कि कहीं ये 0 के बराबर तो नहीं है, तो डिटरमिनेंट हम निकाल लेते हैं। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वह 0, और मैंने बताया था इसका कोफैक्टर्स ले लें 3 और 2 3 2 3 1 1 और -1। आप जानते हो कि आप जब किसी एलिमेंट को आप ले रहे हो, किसी अवयव को, तो वहां का पूरा रो और पूरा कॉलम छोड़कर जो बचा हुआ एलिमेंट है उसी को इसमें लिखते हैं। तो -1 अब पोजीशन के अनुसार ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, तो -1, और इसका जो है रो आप ये वाला और कॉलम ये वाला छोड़ दीजिए, तो बचा क्या, 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक है, और फिर अगेन हम 2 ले लेंगे और ये होगा 1 2 3 1 1 2 3 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 -1, और ये हो जाएगा 1 -9 और +2 1 -6। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 इंटू एनीथिंग मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा, कोई भी चीज हो तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप 0 लिख लें, और -1 और -8 हो जाएगा ये सब ऐड करने पर, फिर +2 और -5। आप देखिए -1 -8 यानी कि +8 हो गया, एंड -5 इंटू 2 यानी कि -10 हो गया, वैल्यू आया -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो है इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, A11 जब हम निकालेंगे तो आप देखो यह पहला हम छोड़ देंगे रो और पहला कॉलम 2 3 1 1, और इसका पोजीशन साइन क्या होगा, प्लस। पोजीशन साइन कैसे पता चलता है, 1 + 1 2, तो आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव रखोगे। 1 + 2 3 आ जाए तो आप निगेटिव कर लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 1 1। ठीक, अब जो है 2 3 1 1 इसको सॉल्व करोगे आप, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 यानी कि -1। आप हालांकि ऊपर ये सॉल्व किए हो, लेकिन बस 0 से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये कोफैक्टर्स निकलते चले जाएंगे। अब फिर A12 तो ये पोजीशन साइन इसका क्या होगा, माइनस होगा। A12 यानी कि 1 वाला एलिमेंट है, तो ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा या उसे छोड़ देंगे, तो 1 3 3 1 ये होगा 1 3 3 1।
और माइनस 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ माइनस माइनस 8 जो कि क्या हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर प्लस 8 आ जाएगा। पुनः हम देखते हैं A13 जो कि दोनों को ऐड करने पर पॉजिटिव होगा, तो इसमें पॉजिटिव ही लेना है, पोजीशन इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 1 3 वाला एलिमेंट ये 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 2 3 1 ये लेना है, 1 2 3 1। आप देखो 1 2 3 1 क्यों लेना है, क्योंकि 2 एलिमेंट जो तीसरे कॉलम में है उसको अगर ले रहे हैं तो ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट बचा 1 2 3 1 उसको हम लेंगे। और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस और 3 2 जा 6 यानी कि -5 इसका कोफैक्टर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 2 1 ले लेंगे। 8 2 1 अगर आप ऐड करते हैं 2 और 1 को 3 आएगा जो कि ऑड नंबर है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वह 2 और 1 ये एलिमेंट है, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो 1 2 1 1 1 2 और 1 1 ये आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस 1 1 जा 1 माइनस 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 1 और जो कि क्या हो जाएगा 1। ठीक है, A21 आ गया, A22 माइनस प्लस यहाँ पर 2 + 2 4 होगा जो कि पॉजिटिव होगा, तो आप प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर जो है 2 है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 0 2 3 1 0 2 और 3 1 ये आ जाएगा। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे तो 0 0 1 जा 0 -2 3 जा 6 यानी कि -6 इसका वैल्यू हो गया कोफैक्टर्स का। अब जो है आपको A23 लिखना है, A23 और A23 लिखेंगे जब आप, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो थर्ड कॉलम का और सेकंड रो का एलिमेंट यानी कि 3 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का 3 है, तो 3 जिस कॉलम में आया उसको छोड़ देंगे और जिस रो में आया उसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या 0 1 3 1 0 1 3 1। और इसका हम जो है पोजीशन साइन लेते हैं या साइन लेते हैं कोफैक्टर्स का, तो माइनस होगा क्योंकि 2 + 3 5 होगा और ये ऑड नंबर है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर होगा क्या 0 1 जा 0 यानी कि 0, तो पहले आप माइनस लिख लें, -0 और -3 क्योंकि 3 1 जा 3 होगा, और यहाँ पर -3 जो कि आप लिख सकते हैं 3। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आप लिखेंगे A31 यानी कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा और यह पॉजिटिव होगा, और इसके साथ साथ ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यह थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह से आप देखेंगे तो 3 है, 3 वाला ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 2 3 ये 1 2 2 3 ये होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 यानी -1 इसका वैल्यू होगा। अब जो है ये 3 2 की वैल्यू देख लेते हैं, 1 की निकल चुकी है, ये 3 2 में 3 + 2 -3 + 2 5 होगा जो कि ऑड नंबर है और माइनस होगा ये, तो जो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड कॉलम में ये है और थर्ड रो में, यानी कि ये पूरा आपको छोड़ देना है और ये पूरा छोड़ देना है, तो 1 0 2 3 यानी कि 0 1 2 3 0 1 2 3 ये होगा 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर आप जब माइनस लेंगे
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 3 0 जा 0 और 2 1 जा 2 यानी -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 यानी कि +2 वैल्यू होगा। अब यहाँ पर आप देखें एक और बचा हुआ है जो कि है A33, ये लास्ट है A33 जो कि A33 यानी कि इवन नंबर होगा 3 + 3 6 होगा और यहाँ पर आपका यह वैल्यू हो जाएगा लास्ट एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट 1 है और इसका जो रो है और कॉलम है उसे छोड़ देंगे तो 0 1 1 2 0 1 और 1 2 ये बनेगा। और यहाँ पर आप जो वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 2 0 -1 × 1 यानी कि -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमने 9 फैक्टर्स निकाल लिए, 9 कोफैक्टर्स निकल गए। देखिए 9 कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और A32 और A33। अगर आपके कोफैक्टर्स निकल गए हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उनके वैल्यू रख दो एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट के लिए तो एडजॉइंट ऑफ ए आप जब निकालोगे तो ये मैट्रिक्स होगा और ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स यानी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। देखिए उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पूरा जगह कवर हो गया है तो एक लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसे इरेज करके आगे लिखा जाएगा या तो हो सकता है इसी में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एक पेज पर आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें A11 लिखेंगे -1 एंड फिर 8 फिर 1 -5 एंड 1 -6 3। ये जो है दूसरे रो को कंप्लीट किया और तीसरे रो में है -1। आप सावधानी पूर्वक इसे लिखेंगे +2 और लास्ट है -1। ठीक है, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा। यह मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर हमने डैश लगा दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स। इसको टी भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो यह हो जाएगा। कैसे ट्रांसपोज करते हैं भाई? ट्रांसपोज करने का तरीका है रो को कॉलम यहाँ लिख लेते हैं -1 8 -5। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 -6 एंड 3। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 एंड -1। ये जो है कॉलम आपके बन गए यानी कि ट्रांसपोज हो गया। अब ये है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अब इनवर्स ऑफ ए कैसे निकलेगा? तो अब जानो ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है। बस ए इनवर्स इक्वल टू आप लिखेंगे 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको वैल्यू पुट कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एंड आप इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की आप जानते हो क्या निकला है? -2। तो 1/-2 मीन्स -1/2 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकली है, क्या आया है? -1 1 -1 8 -6 2 एंड -5 3 -1। यह आपका आंसर है। तो आप एक बार देख लो पूरा कि किस तरह से इसे निकाला गया है। सबसे पहले एक बार और समझ लो कि यहाँ पर
क्वेश्चन दिया हुआ था, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ था और ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है आपको। सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट निकाला, वैल्यू क्या आई -2 आया, यानी कि नाम सिमिलर है इसलिए इसका इनवर्स निकल सकता है। अब प्रोसेस कोफैक्टर्स निकालने के लिए इसी डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग हमने कोफैक्टर्स निकाला a11, जिसका मैंने बता दिया है कि a11 कैसे निकलता है। ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, आप जो एलिमेंट बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे। उसी तरह से a12 का निकालोगे, 13 a2 1 2 2 2 3 ये 6 हो गए, फिर 3 1 3 2 और 3 3 ये 9 कोफैक्टर्स हो गए। इन कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में रख देते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये प्रोसेस है एडजॉइंट ए निकालने का। अब फिर एडजॉइंट ए को ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो आपको एडजॉइंट मिल जाता है। इसके बाद ए इनवर्स का डेफिनेशन के अनुसार या फार्मूला के अनुसार आप कह सकते हैं 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी आपने निकाल दिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल दिया, दोनों को रख दिया और यह ए इनवर्स हो गया। अगर आप चाहें तो ये -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 होगा, -1/2 +1/2 और ये हो जाएगा 4 -4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, -4 +3 और -1। इसके बाद +5/2 -3/2 और +1/2, इस तरह से भी यह आंसर लिखा जा सकता है। तो अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो एंड कॉलम से है, जिसे हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और उससे हम कई क्वेश्चन कई टॉपिक को जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा तुल्य आव्यूह का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ जो है आप शेयर भी करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फायदा हो और अधिक से अधिक जो है शेयर करें, जिसे और लाइक करें। और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आपको कमेंट बॉक्स में या कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जो है आप दें, जिससे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और क्वेश्चन अगर कुछ नहीं आता है तो उसको आप लिखें, जैसे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लगवाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इस मैथमेटिक्स जो टॉपिक चल रहा है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो को सीरियल वाइज देखें, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज हो। अधिक से अधिक सीरियल वाइज देखें, जिससे कि नॉलेज हो, क्योंकि इसमें डेफिनेशन को भी हमने एक्सप्लेन किया है, साथ साथ में क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते रहते हैं, जिससे कि आपको पूरा मटेरियल मिले, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक पंक्ति तथा या आप ऐसे करें स्तंभ प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ रूपांतरण। ठीक है, ये रूपांतरण करते हैं हम। अब ये क्या होता है, यानी कि आप जो है रो या कॉलम को लेकर आप चेंजेस करते हुए दूसरे जो है फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म को, इस तरह के विधि को हम यहाँ पर प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन।
रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और इससे क्या जो है आप डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रो और कॉलम में जब हम कोई भी परिवर्तन करके एक नया आव्यूह या मैट्रिक्स बना लेते हैं तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री मेथड कहते हैं। एलिमेंट्री स्तंभ या एलिमेंट्री पंक्ति ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहेंगे। ठीक, अब देखिए इस तरह से कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो तुल्य आव्यूह पहला है, तुल्य आव्यूह। यह तुल्य आव्यूह है जो कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है भाई, तुल्य आव्यूह या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हम देखेंगे कि यदि कोई आव्यूह हम लेते हैं, आव्यूह ए पर की गई, आव्यूह ए पर की गई, आप लिख भी सकते हैं आव्यूह ए पर की गई एक या अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या अधिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण, एक या एक से अधिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह बी से प्राप्त आव्यूह बी, आव्यूह ए, आव्यूह ए का तुल्य आव्यूह, का तुल्य आव्यूह या एलिमेंट्री इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। जरा आप ध्यान दें कि तुल्य आव्यूह क्या होता है। मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आव्यूह एक पर की गई एक या अधिक, यानी कि एक या अधिक मतलब एक या एक से अधिक पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह बी। जब हम ए पर कोई इस तरह का जो है रूपांतरण करेंगे तो वो आव्यूह बदलेगा, ए से जो है ये हो जाएगा बी, यानी कि इसकी पहचान बदलेगी। ठीक है, तो आव्यूह ए को यानी कि आव्यूह बी को, इस आव्यूह बी को प्राप्त आव्यूह बी आव्यूह ए का मतलब क्या है, यह आव्यूह बी आव्यूह ए का तुल्य आव्यूह कहा जाएगा। किसको तुल्य आव्यूह कहा जाता है? आव्यूह बी को। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे बी है, बी को हम ए के तुल्य आव्यूह कह रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट का साइन लगा देंगे। यह साइन जो है इक्विवेलेंट का साइन होता है। ठीक है, आपने छोटे क्लासेस में दो चीजें पढ़ी होगी, सिमिलरिटी एंड एक है जस्ट कंप्लीट सेम थिंग। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में या हिंदी में कह लो सर्वांग क्षमता कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, तो एक आपने पढ़ी होगी सिमिलरिटी और ये पढ़ी होगी आपने कॉन्ग्रुएंसी। ये दो टॉपिक मैथमेटिक्स में। सिमिलरिटी में जो साइन होता है, जो साइन हम लोग लगाते हैं छोटे क्लासेस में, यही होता है, ये बताता है कि कोई चीज किसी चीज के सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, यह समरूपता कहलाता है हिंदी में।
सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता कहलाता है, जिसकी साइन जो होती है इक्वल के साथ साथ इक्विवेलेंट का साइन होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर ये बताता है कि यह स्वरूप में क्या है, सेम है, लेकिन इसका मेजरमेंट इक्वल नहीं है, जबकि यहां पर कॉन्ग्रुएंसी में बताता है कि स्वरूप में भी एकदम सेम है और मेजरमेंट भी इक्वल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज को डिफाइन कर दिया कि छोटे क्लासेस में सिमिलरिटी का सिंबल इस तरह से होता है, तो आप वही सिंबल यहाँ पर यूज करोगे इक्विवेलेंट का, ठीक है। और क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट किस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि बी इक्विवेलेंट टू ए। अब तुल्य अवयव का जो क्रम होता है वो समान होते हैं। तुल्य अवयव क्रम में क्या होते हैं, हम इस तरह से लिखें, तुल्य अवयव क्रम में समान होते हैं। तुल्य अवयव क्रम में समान होते हैं। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि जो तुल्य अवयव हैं उनके क्रम कहने का मतलब 3/3 ऑर्डर का होगा, तो 3/3 ऑर्डर का ही आपको तुल्य अवयव मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो वो 2/3 का हो जाएगा या 2/2 का हो जाएगा, क्लियर है, वो 3/3 का ही रहेगा। यानी कि जो ऑर्डर आपका ए का होगा, जो क्रम आपका ए का होगा, वही क्रम आपका बी का भी होगा, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इस पर। और इसे जो है डेफिनेशन आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काफी कुछ एक्सप्लेन करता है। और अगर आपको क्वेश्चन सही से लगाना है, और कई तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, तो अगर आपको इसके डेफिनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप बार बार लगाएंगे तो ये चीजें अपने आप जो है समझ में आ जाएंगी कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो कितना सहायक है उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे हम करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में यह है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, पूरा लिख दे रहे हैं, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, यानी कि बाय एलिमेंट्री मेथड, कहीं इंग्लिश पर लिखा होगा तो लिखा होगा बाय एलिमेंट्री मेथड, ठीक है। अवयव को उच्च अवयव को, यानी कि दिए गए अवयव को उच्च त्रिभुजीय अवयव में रूपांतरित कीजिए, अवयव में परिवर्तित कीजिए, रूपांतरित कीजिए, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा है अवयव को, जो दिया गया अवयव है उसको, तो अवयव क्या है आपका, जो वैल्यू मैं दे रहा हूं वह है 1 2 3 1 2 3 2 5 7 2 5 7 एंड उसके बाद 3 1 2 3 1 2। जरूरी नहीं है कि आप ये यहाँ लिखें, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आप सॉल्यूशन जो है आप देखिए किस तरह से ये होगा। यहां पर 1 2 3 2 3 2 5 7 3 1 2। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो इस पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि उच्च त्रिभुजीय अवयव होता क्या है। उच्च त्रिभुजीय अवयव
आपको पिछले कई लेक्चर हमने बताया है यानी पढ़ाए हैं, उसमें इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। शुरू में ही जो है सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आप देखेंगे वीडियो में तो आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा। आप देखिए, जो डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो हो जाए। जो यहाँ पर मुख्य विकर्ण है क्या है 1 5 2 के नीचे का एलिमेंट यानी कि 2 1 3 इसी को जीरो बनाना है रूपांतरण करके। तो ये क्या हो जाएगा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, क्योंकि ऊंचाई पर इनके सभी एलिमेंट रहेंगे। जो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट हैं रहेंगे और नीचे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, लेकिन रूपांतरण में जो एलिमेंट रहेंगे उनकी वैल्यू आज सेम नहीं रहेगी। हो सकता है ये 2 का कुछ और वैल्यू हो जाए, 3 का कुछ और वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम रूपांतरण करते हैं। और रूपांतरण किस तरह से होगा, हम इसे जीरो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तभी ये होगा, ठीक है। तो हम देखें, अगर इसको जीरो बनाते हैं तो R2 में से R1 को हम घटाते हैं 2 टाइम्स करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। R2 ये है, R1 ये है। R1 को R2 में से घटा दें, लेकिन ट्वाइस टाइम्स करके। तो चलिए इसमें करते हैं, और जो भी करेंगे वहाँ यहाँ पर दर्शा देंगे कि हमने क्या किया है। और यहाँ पर जो साइन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट का। ये साइन जो लगेगा इक्विवेलेंट का लगेगा, ये साइन अब इक्वल टू का नहीं होगा। तो अब ध्यान दें, अगर इसमें से R2 माइनस यानी कि R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 कर दिया हमने, तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, R2 में ही परिवर्तन हुआ, तो उसको R2 में ही परिवर्तन करके लिखेंगे। फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर हमें जीरो लाया है तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स इसका करके इसको घटा देंगे, यानी कि थर्ड में से फर्स्ट को थर्ड टाइम्स करके घटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R, ठीक, यहां ये हो जाएगा। अब देखिए जो प्रोसेस हमने लिखा वो यहां पर करेंगे। तो 1 2 3 यहां पर जब ट्वाइस करके घटाया इसके अनुसार तो यहां पर जीरो हो जाएगा, और 2 2 जा 4 5 माइनस 4 1 और 3 2 जा 6 7 माइनस 6, क्योंकि R2 में से घटा रहे हैं, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से थ्राइस टाइम्स करके घटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, और 3 2 जा 6 और 1 में से घटाएंगे तो माइनस 5, और यहाँ पर जो है 3 3 जा 9 और यहाँ 2 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस 7 होगा। यहाँ पर ये आ गया। अब जो है यहाँ पर क्या करें कि नीचे 2 जीरो आ जाए, क्योंकि डायगोनल हमें डायगोनल के नीचे हमें जीरो लाना, तो ये तीनों को जीरो लाना था, अभी भी -5 है। तो हमें क्या करना है, R2 में हम देखें 1 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जो कि इसे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जीरो है तो जीरो में कितना भी मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें वह जीरो ही रहेगा। तो हम R2 को सेलेक्ट करेंगे, R1 के बजाय R2 को सेलेक्ट करेंगे, और क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट टू, हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं R3 इक्वल टू R3 और माइनस, देखिए 5 टाइम्स R2 यानी प्लस 5 टाइम्स R2, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस एक प्लस है, जब जोड़ेंगे तो अपने आप कट जाएगा। तो अगर इस स्थिति में हम इसको करते हैं तो 1 2 3 0 1 1 एंड 0। अब देखिए R3 0 और 3 0 है, R3 आपका क्या है 0 है, और 5 टाइम्स अगर 0 इंटू करके कर दे तो वो 0 ही रिजल्ट देगा। फिर R3
क्या -5 है, हर एक एलिमेंट में ही करना है, और 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -5 + 5 0, और यहाँ पर 1 है, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा, और 7 में ऐड कर दें तो -7 और +5 यानी कि -2 हो जाएगा। अब देखिए आप कि इस डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया, ऊपर के एलिमेंट है, अतः यह क्या आ गया उच्च त्रिभुजीय आव्यूह निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उच्च त्रिभुजीय आव्यूह निकालेंगे। अब आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस तरह से इसे सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप जो है क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व करके अपने से देखिए, और कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ इसे शेयर भी करते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है इस कंटेंट को देखें और समझें। ठीक है, आज जो यही थे, क्योंकि यह क्वेश्चंस जो है जैसे यहाँ पर निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के यानी कि आव्यूह के क्वेश्चन है, उसके साथ साथ जो है यूनिटरी जो इकाई आव्यूह के क्वेश्चन है, और ए इनवर्स भी एलिमेंट्री मेथड से है। ये सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लगवाएंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करके आइएगा। आज के लिए यही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।